एक बात तो है कि यह युद्ध विराम अमेरिका और ईरान के बीच तो हो जाएगा। अब क्या है उसके बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हो जाएगा। और आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध विराम हो जाएगा, सम्मानजनक समझौता हो जाएगा। इस युद्ध से एक बात ये निकल के आई, इस युद्ध से जो निकल के आ रहा है कि आने वाले दिनों में, अब जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था अपना पूरी दुनिया में, इस बार अमेरिका का वर्चस्व टूट रहा है और आने वाले दिनों में हमको लग रहा है कि उसका वर्चस्व और टूट जाएगा और एक नई ताकत कोई उभर करके आएगी। और वो ताकत ईरान तो संभवतः नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सारी स्थितियां ईरान के साथ नहीं है। ईरान, रूस और चीन, ये अगर इक्वेशन एक साथ बैठता है तो ये नई ताकत बनकर के उभर सकता है। अब रहा कि और युद्ध की क्या स्थिति रहेगी, इसमें सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति होने वाली है वो ज्यूस लॉबी की होने वाली है, जिसका नेतृत्व इजराइल कर रहा है। और इजराइल में भी चूंकि इतना द्वंद्व बचा हुआ है कि इजराइल में नेतन्याहू को अपना अस्तित्व बचाना तो मुश्किल होगा। इजराइल अब तभी सरवाइव कर पाएगा या पूरी ज्यूस लॉबी तभी सरवाइव कर पाएगी जब नेतन्याहू के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी, दंडित किया जाएगा इस सारी चीजों के लिए। तो फिलहाल तो जो हमको लग रहा है कि युद्ध विराम तो होगा, ये सम्मानजनक समझौता भी होगा, सारी बातें हो जाएंगी और ईरान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जाहिर सी बात है ये अमेरिका ऐसा तो नहीं करेगा, रास्ता वही उसका निकाला जाएगा अपना कीजिए। और इजराइल के जब तक नेतन्याहू हैं तब तक नेतन्याहू भी नहीं मानेंगे, वो फुटकर लड़ाइयां करते रहे जो उनका स्वभाव रहा है, और वो ऐसे फुटकर देशों पर, लेबनान पर और गाजा पर और इधर उधर करके अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो चीजें करते रहेंगे। लेकिन ज्यूस लॉबी अपने अस्तित्व के लिए संभव है कि नेतन्याहू के ऊपर एक्शन ले, या तो वहां से नेतन्याहू को तत्काल हटा दिया जाएगा या उनको सजा दी जाएगी, तभी अपना जाकर के परमानेंट शांति की बात होगी। लेकिन जब तक इजराइल का अस्तित्व रहेगा, मजबूती के साथ अस्तित्व रहेगा, उसके साथ ज्यूस लॉबी जुड़ी रहेगी, तब तक दुनिया में शांति अभी फिलहाल संभव नहीं है। और यूएनओ के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। जब अमेरिका कमजोर हो जाएगा तो नया वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप होने वाला है और यूएनए का भी हमारे अंदाज से नए तरीके से उसका फॉर्मेशन होना चाहिए और उसको एक्टिव होगा, तभी दुनिया में पूरी तरह से शांति स्थापित हो पाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिरोज भाई, मैं मतलब हो सकता है कि अब ईरान अगर सेलिब्रेट करने लग जाए तो फिर आपको जाना पड़ जाए ईरान, इसलिए मैं चाहता हूं कि फिर बाद में हो सकता है आप उपलब्ध ना हो, तो अभी आपसे मैं पूछ लूं कि आप ये बताइए कि आप ये जो रिजीम चेंज से शुरू हुआ था पूरा मामला कि जो है रिजीम चेंज करेंगे ईरान में, और अब जो चर्चा हो रही है वो ट्रंप के जो है रिजीम चेंज की हो रही है, अब बेंजामिन नेतन्याहू के रिजीम चेंज की बात हो रही है। पॉइंटेडली आप क्या देख पा रहे हैं, ये युद्ध विराम टिकेगा या नहीं टिकेगा? मैं कोई हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं और कोई टॉपिक की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक आपसे जवाब चाहता हूं आपके असेसमेंट के आधार पर, जो अब तक का आपका पॉलिटिकल असेसमेंट है या स्ट्रेटेजिक, जो भी आप पढ़ते लिखते समझते हैं जानते, और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। जी देखिए फिरोज भाई मिठाई भी बांटे बहुजन संवाद के तमाम प्राइम मिनिस्टरों को, तो ये बात सही है। नहीं, अभी बात इम्पोर्टेंट है जो एक्चुअली पाशा साहब ने बताई कि अराक्ची और जेडी वैंस की मीटिंग हंगरी में हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईरान का बोलना था कि अब हम लोग विटकॉफ और जैरेड कुशनर से तो बातें करेंगे, कोई सीरियस निगोशिएटर को भेजे तो हम लोग बात करेंगे। अभी जो ट्रंप का ट्वीट आया है वो सैंक्शंस हटाने के लिए तैयार है, वो कुछ यूरेनियम की बात कर रहा है जिसपे तो वैसे भी ईरान तैयार था। तो ये अमेरिका और ईरान की अग्रीमेंट की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसमें दो बातें हो गई है, ईरान ने दो काम कर लिए, एक तो अमेरिका और यूरोप को अलग कर दिया, दूसरा उसने अमेरिका और अभी इजराइल को लगभग अकेले कर दिया है, और वह अमेरिका के साथ डील कर लेगा, फिर इजराइल के साथ भी अपने तरीके से डीलिंग होने वाली है। डील होने वाली मतलब वो पिटाई होने वाली है। ओके, पॉइंट इसके आपको और एक बात बता दूं कि अंसारुल्लाह यमन ने क्लियर कट वार्न किया था सऊदी और
इन कंट्रीज को कि अगर आपने ईरान पे हमला किया तो अंसारुल्लाह यमन से आप पे हमला करेगा। इराक ने क्लियर कट वार्न किया था जोलानी को कि अगर आपने लेबनान पे हमला किया तो मैं बैठा हूं। और अभी सीरिया में भी एक गेरिला ग्रुप खड़ा हो गया है, तो जोलानी को अगर लग रहा है कि वहां ऊपर से वार करेगा नीचे से इजराइल, ये भी नहीं होने वाला। हिजबुल्लाह ने लगातार लेबनान को डिफेंड किया, वो करेगा, और वहां जो सुन्नी और जो क्रिश्चियन है वो भी लड़ेंगे, पूरा लेबनान इकट्ठा हो जाएगा। तो वो लेबनान का अपना एक आधुनिक इतिहास भी रहा है। तो मेरा बोलना है कि ये टाइम पे और बेसिकली ये सीज फायर तो ईरान और इजराइल का हुआ नहीं है, तो ईरान तो फायर करेगा, वो फायर देगा हिजबुल्लाह को। वो कोई जरूरत नहीं कि वो हिजबुल्लाह भी अकेले लड़ने वाला है। तो ये सब जो पॉइंट्स है, मेरा मानना है कि जो अभी अमेरिका में जो परिस्थिति वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इजराइल लॉबी पूरी कोलैप्स मोड में है। अभी यहाँ बोला जाए कि अगर तुमने नेथन्याहू और इजराइल को ब्लेम किया तो वो तो एंटी सेमेटिक है, भाई हमारा क्या लेना देना था, वो तो ट्रंप ने जाके वॉर किया, आप तो जूस को खाली ऐसे ही ब्लेम कर रहे हो। तो पॉइंट इज बहुत ही इंटरेस्टिंग परिस्थिति पे आ गई है। हॉर्मोज तो पूरा का पूरा अभी इनके ताबे में होगा। दूसरा मेरा सबके लिए एक रिक्वेस्ट है कि ये टर्म प्रॉक्सी ना इस्तेमाल करे, कोई किसी का प्रॉक्सी नहीं है। अगर कोई प्रॉक्सी है तो इजराइल अमेरिका का प्रॉक्सी है, वरना जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो सब पार्टनर्स है, सब एलाइज है, वो उनको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके साथ जो अस्तित्व की बात आई कि इजराइल के अस्तित्व की बात, वो मुद्दा नहीं है यहाँ। पॉइंट इज पैलेस्टाइन का अस्तित्व का सवाल है, इजराइल का अस्तित्व का सवाल ही नहीं, वो तो बहुत ताकतवर है। जिसका अस्तित्व की बात होनी चाहिए, और ईरान ने बार बार बोला कि अगर जिस दिन समझौता पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में होगा, दो राष्ट्र का भी हो, तो मैं मान लूंगा। वो पैलेस्टाइन का सवाल है। ईरान का काम यह है कि वो पैलेस्टाइन का अस्तित्व बचा के रखा है अभी तक। और आप याद करो कि जिस दिन यासर अराफात आए थे ईरान को अयतोल्ला खोमेनी को मिलने के लिए, तो इजराइल की एम्बेसी को अराफात को दे दिया था। साउथ अफ्रीका को जो ऑयल जा रहा था, व्हाइट अफ्रीका ना साउथ अफ्रीका को जो शाह दे रहा था, वो ईरान ने बंद कर दिया था। मंडेला और अयतोल्ला खोमेनी और अयतोल्ला खामेनी अच्छे दोस्त थे। तो ये जो पूरे समीकरण है बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा मानना है बहुत बड़ी जीत है, दुनिया बदल रही है, और एक्शन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, जो त्याग और तपस्या वेस्ट एशिया में दी, और चीन और रूस अभी साथ में है। चीन और रूस इस बार बहुत खुलकर साथ में है, ये बहुत अच्छी बात होगी है। और ईरान इस इलाके का अभी सुपर पावर बनके उभर कर आ चुका है। 3 अभी सुपर पावर है ईरान, क्योंकि वो 40% यहाँ के अभी नेचुरल रिसोर्सेज के गेटवे को हैंडल करता है। बाबल मंदर और ये भी सब उसी के दायरे में है। रशिया है, चीन है, ये तीनों बहुत ताकतवर है, और अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है। और अभी भारत को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि हमारा क्या रोल है, और इस पे भी चर्चा हमको करनी होगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल व्यास जी, फिरोज मीठी बरवाला जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी और राकेश मनचंदा जी। हम इस विषय पर युद्ध विराम के बावजूद जो डेवलपमेंट्स होंगे बहुजन संवाद में उसकी चर्चा करते रहेंगे। आप सबने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से अपील कि वे इसे शेयर करें, ताकि तमाम किस्म के जो पर्सपेक्टिव हैं, जो आपको अन्य किसी चैनल पर देखने को नहीं मिल सकते, सुनने को नहीं मिल सकते, ये विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए और इसे शेयर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्टों का और दर्शकों का। फिरोज मिठी वाला साहब ने